नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है उसके अंदर डिफाइन किया गया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वह ब्रीच हो जाता है तो वहां पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे, या फिर हम अगर सिंपल शब्दों में बात करें कि अभी तक हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे एग्रीमेंट बनता है, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं और क्या क्या जो चीजें हैं वह अराइज हो सकती हैं, किस किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ओरल हो सकता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होगा, वॉइड कब होगा, वैलिड कब होगा। बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उस चीज को कंप्लीट करते हुए अब हमें डिस्कस करना है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था वह ब्रीच होता है तो वहां पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे। ठीक है, यानी कॉन्सिक्वेंसेज वहां पर क्या हो सकता है। सेक्शन नंबर 73 को आज हम डिस्कस करेंगे, जहां पर डिफाइन किया गया है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कोज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर बात की गई है कंपनसेशन की। एक वर्ड है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मीनिंग होता है मुआवजा, जिसे हम बोल सकते हैं फॉर लॉस, किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है, या फिर डैमेज, या फिर कोई डैमेज हुआ हो आपको। ठीक है, लॉस नुकसान, डैमेज भी नुकसान। ठीक है, उसके लिए आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। और कंपनसेशन किससे मिलेगा, उस पार्टी से आपको कंपनसेशन मिलेगा जिस पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, यानी उस जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, और वहां पर आपको कंपनसेशन मिलेगा उस चीज के लिए जो आपका नुकसान हुआ है, आपका लॉस हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज तो डिफाइन की कर दी गई है कि कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, लॉस और डैमेज के लिए, लेकिन यह डिफाइन कहीं पर नहीं किया गया है कि आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 लाख का अमाउंट था तो आपको 20,000 कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। सारी की सारी चीजें डिसाइड करेगी जो फैक्ट्स होंगे, सर्कमस्टेंसेस होंगे, या फिर जो आपने सामान लिया था, आपका नुकसान कितना हुआ है, उन चीजों के ऊपर आधारित आपको कंपनसेशन जो है ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, उस पार्टी से दिलवाया जाएगा जिस पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पर कोई मैथमेटिकली डिसाइड नहीं किया गया है कि इतने लाख का अगर नुकसान होता है तो इतना आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा चीजें काम आती हैं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ था तो वह दूसरी पार्टी को कंपनसेशन कितना देना है। अब ऐसा तो नहीं है आपका 1 लाख का नुकसान हुआ, आप दूसरी पार्टी को बोलोगे मेरा तो 3 लाख का नुकसान हुआ, 3 लाख रुपया आप मुझे कंपनसेशन दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पर डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो आपका लॉस हुआ है, आपका डैमेज हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी रहती है कि कितना आपको कंपनसेशन कोर्ट है वो दिलवाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर कोई भी पार्टी, जब एक पार्टी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से सफर करती है, यानी जिस पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से नुकसान होता है, लॉस होता है, या फिर हम बोले कि डैमेज होता है फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पार्टी क्या करती है, उस पार्टी से कंपनसेशन रिसीव करने के लिए हकदार है जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक करेगी वो क्या करेगी, कंपनसेशन देगी, या फिर जो लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करेगी। कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कोज टू हिम देयरबाय व्हिच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच और which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। तो दोनों पार्टी है। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स थे, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सारी चीजें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, ठीक है, वैलिड है, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्लाई हो रही है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस अच्छी है, दोनों को एक दूसरे व्यक्ति को चीजें क्लियर है कि किस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साउंड माइंड है। ठीक है, और
क्या है, नाबालिग नहीं है, यानी कि इमेच्योर नहीं है। ठीक है, मेच्योरिटी तो यहाँ पर जो हमारी 18 है उससे प्लस ही मानी जाती है इंडिया के अंदर, कि आप 18 से ऊपर है तो आपकी मेच्योरिटी मानी जाएगी। बहुत सारी कंडीशंस है वहाँ पर देखी जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड करेंगे। लाइक जैसे कि टाइम हो गया है, अमाउंट हो गया है, ठीक है, प्लेस हो गया है, कहाँ पर आपको डिलीवर करना है, कितना अमाउंट, कितनी क्वालिटी, कैसी क्वांटिटी, बहुत सारी चीजें हैं वो डिसाइड करती है कि अगर ऐसा हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। वो चीजें भी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिसी या फिर रूल्स, वो डिसाइड होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कहीं पर भी आप जाकर अगर बैंक से रिलेटेड किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पर अलग बनेंगे, या किसी सामान से या फिर शॉपकीपर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसके अंदर पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होंगी। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ये आपको आपके माइंड के प्रेजेंस से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे आप किस समय पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और वहां पर कौन सी टर्म्स एंड पॉलिसी अराइज हो सकती है। और दोनों के ही रिजल्ट्स आपको पहले ऑलरेडी पता होते हैं कि इसका ब्रीच हो गया तो क्या होगा, मुझे कितना कंपनसेशन देना पड़ सकता है और कितना जो, या फिर मुझे कितना कंपनसेशन मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं वो आपको अपने टाइम टू टाइम आपको समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में आपको समझ में आ गया वो दो ही चीजें हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आपको कंपनसेशन देना पड़ा, अगर दूसरी पार्टी ने देना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो उस पार्टी आपको कंपनसेशन देगी, वो पार्टी आपको कंपनसेशन देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें जो सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। तो ऐसा कंपनसेशन है वह ऐसे नहीं दिया जाएगा कि आपका कोई इनडायरेक्ट लॉस हो गया है और फिर जो डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से। मान लीजिए आपको अदर जगह भी लॉस हो गया है। अब मान लीजिए आप दो पार्टी हैं, दो पार्टियों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो कंपनसेशन हुआ, मान लीजिए उसने कोई आपको माल सप्लाई करना था, ठीक है, अब कुछ भी लगा लीजिए, उसने आपको 50 जो पैकेट है चावल के सप्लाई करने थे, ठीक है, उन 50 पैकेट को सप्लाई न करने की वजह से आपको नुकसान हुआ 1000 रुपए का। लेकिन उसी नुकसान की वजह से आपको और भी नुकसान हो गया, यानी किसी अदर पार्टी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था आगे कि आपको उसको आगे सप्लाई करने थे, उसके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह ब्रीच हो गया है और वहां पर आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंपनसेशन वही मिलेगा जो आपका ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था उसके बीच में जो लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है उसके बीच में, वही कंपनसेशन आपको मिलेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि मेरा तो सी के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट था वह टूट गया है, ए यह चाहता है कि मेरा सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वह कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है और वहां पर मुझे लॉस हुआ, जो मुझे प्रॉफिट होने वाला था वो लॉस भी मैं या फिर वो डैमेज भी मैं बी से ही क्लेम करूंगा, तो वो इनडायरेक्ट लॉस या फिर डैमेज आप बी से क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर लिखा गया है सेक्शन नंबर 73 के अंदर। और एक इलस्ट्रेशन भी सेक्शन नंबर 73 के अंदर एक दी गई है, वो आप देख सकते हैं या हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनसेशन फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन, अब आप अपनी ड्यूटी से मुकर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं या फेल हो जाते हैं अपनी जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है उसको पूरी करने में, तब भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब ए और बी है, दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। ए ने जब अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, या मान लीजिए ए को आपसे कार खरीदनी थी, ठीक है, ए ने अमाउंट पे कर दिया आपको 1 लाख रुपए, लेकिन आपने क्या किया, जो कार है जब कार देने का समय आया, यानी दो दिन के बाद आपको ए को कार डिलीवर करनी थी, आपने मना कर दिया कि मैं तो कार नहीं दूंगा, तब वहां पर आपने अपनी ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं किया। तब वहां पर जो ए है, ए ने क्या किया, कोई दूसरी कार ले ली और उसने वो कार ली 1,20,000 रुपए में, तब आपकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी, या फिर हम बोले कि जो ए है उसका राइट बनेगा कि वो आपसे कंपनसेशन क्लेम करे। और कंपनसेशन कितना होगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको कंपनसेशन देना पड़े 20,000 रुपीज, यानी 1 लाख रुपए तो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, जो ए का अमाउंट है, और गाड़ी आपने डिलीवर नहीं की है वो तो आपको रिफंड करना ही पड़ेगा, और साथ में 20,000 जो
ए ने दूसरे किसी व्यक्ति से गाड़ी ली है, उसको लॉस हुआ, ठीक है, या फिर हम बोले डैमेज हुआ उसको, वो पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसी समय पर वो गाड़ी उसको 1 लाख की मिल रही थी, लेकिन उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने ब्रीच किया, इस वजह से उसने 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े, तो वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी आपने अपनी जो ड्यूटीज है वह नहीं निभाई। व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इनकर्ड एंड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज, एनी पर्सन इंजर्ड बाय द फेलियर टू डिस्चार्ज इट इज, जब वहां पर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, या फिर जो अपनी ड्यूटी है उसको नहीं निभा पाता है, इज एंटाइटल टू रिसीव द सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट। जब कोई पार्टी डिफॉल्ट कर देती है तो वैसे ही वह उससे कंपनसेशन क्या कर सकता है, ले सकता है, या फिर हम बोलते हैं कि उससे क्लेम कर सकता है। एज इफ सच पर्सन हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट एंड हैड ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्ट लाइक दैट थिंग्स, जो हमने सेक्शन नंबर 73 की डेफिनेशन में ऊपर स्टडी किया था अभी, कि जो कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस बने हुए कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था कंप्लीट, सारी चीजें सही डिसाइडेड थी, उसके बावजूद भी आपने ब्रीच कर दिया, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब यहाँ पर लॉस है, डैमेज है, ब्रीच किस वजह से हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से, द मीन्स एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस, जो इनकन्वीनियंस यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस, जिस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, जो चीजें वैसी होनी चाहिए थी जैसी आपने सोची थी लेकिन वैसी नहीं हुई और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, तो वहां पर आपको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन कंपनसेशन कैसे मिलेगा यह डिसाइड नहीं हुआ है। कैसे डिसाइड होगा, कोर्ट में जाकर डिसाइड होगा, या फिर आपका कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर डिसाइड होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इलुस्ट्रेशन की। इलुस्ट्रेशन ए जो हमारी है उसके अंदर डिफाइन किया गया है। और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अपना कॉपी पेन उठा के रखें, नोट्स बनाएं। ज्यादा डीपली अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे छोटे छोटे नोट्स बनाएं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे स्टडी करें। अगर आप रेगुलरली स्टडी करते आ रहे हैं, आपका ज़्यादा टाइम है बैठने का, तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं ज़्यादा टाइम बैठ पाते हैं चेयर पे या फिर कहीं और, तो अपनी सीटिंग को चेंज करते रहें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बुक से पढ़ें, या फिर ऐसे बेरेक्ट से भी पढ़ सकते हैं आप, लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। लेकिन कोशिश ऐसे करें कि नोटबुक अपने साथ में जरूर रखें, थोड़ा थोड़ा नोट करते रहें, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें आपको बहुत काम आती है। आप शॉर्ट्स में भी अगर जैसे फास्ट रिवीजन करते हैं तो वहाँ पर फटाफट से उनको देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी की पूरी चीज़ें हैं कुछ ही टाइम्स के अंदर रिवाइज हो जाती है। तो मेंस के लिए ये अच्छा तरीका है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो हमने भी अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको कुछ एक सब्जेक्ट्स है जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है, या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन साथ के साथ आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, जिससे आपके मेंस की भी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो अब अपना टारगेट बना के चलिए। और वैसे भी अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साथ के साथ चुटकियों में वैसे ही कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, ज़्यादा जरूरत आपको नहीं रहेगी। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन में ये होता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, और आईपीसी में भी थोड़ी बहुत सिचुएशन दे दी जाती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं। कुछ स्टेट में तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हरियाणा जुडिशरी में तो भैया डी ग्रुप का पेपर इतना हार्ड आता है, तो जुडिशरी की तो पता नहीं क्या ही हालत करके देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब एडी का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट और इतना लेंथी पेपर था, उसके अंदर टाइम भी कम था, ठीक है। लेंथी तो चलो चल भी जाता है, लेकिन टाइम भी सफिशिएंट नहीं था। तो अब यहाँ पर हमें देखना है इलुस्ट्रेशन ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 माउंट्स ऑफ सल्पेटर टू बी। अब दो पार्टियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 50 माउंट्स ऑफ सल्पेटर टू बी। तो बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना 50 माउंट्स को लेकर एक सर्टेन प्राइस पर एंड पेड ऑन डिलीवरी। तो जो बी है वो सर्टेन प्राइस का पे करेगा डिलीवरी के टाइम पे। ए ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, ए ब्रेक कर देता है अपने प्रॉमिस को। बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम ए।
तो बी क्या करेगा, वह कंपनसेशन लेने का हकदार है किससे, ए से। और क्यों, बाय वे ऑफ कंपनसेशन द सम इफ एनी बाय विच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉल्स शॉर्ट ऑफ द प्राइस फॉर which B might have obtained 50 mounts of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered। जब मान लीजिए या तो क्वालिटी के साल्टपेटर के लिए 50 माउंट्स आने थे, क्वालिटी थी उसकी, तो वो दोनों के बीच में जो डिसाइड हुआ था क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पैकेट के अंदर प्राइस क्या होगा, ये चीजें डिसाइड हो गई है ऑलरेडी। तो वहां पर ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, बी ने कहीं और से खरीद लिया और उसको खरीदना पड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे, ठीक है, यानी हाई अमाउंट पे उसे खरीदना पड़ा, ठीक है। तब वहां पर उसने बी ने जो हाई अमाउंट पे खरीदा है, अब मान लीजिए 10 रुपए पर पैकेट उसने फालतू दिए हैं, अब 50 पैकेट थे, तो अब जितना भी पैसा हुआ 10 रुपए पर पैकेट के हिसाब से वह ए से फालतू लेगा, तो वो उसका कंपनसेशन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं डैमेज हो गया है उसका बी का। और यह जो लाइबिलिटी बनेगी ए की, वह उसको कंपनसेशन के रूप में बी को वो 10 रुपए पर पैकेट 50 पैकेट के पैसे देगा, तो ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम जो सेकंड हमारी रजिस्ट्रेशन है, ए हायर्स बी ए शिप टू गो टू बॉम्बे। तो ए क्या करता है, बी की शिप को हायर करता है टू गो टू बॉम्बे एंड देयर टेक्स ऑन बोर्ड ऑन द 1st of January ए कार्गो विच A is to provide and to bring it to Calcutta. The freight to be paid when earned. B as if does not go to Bombay, but A has opportunity to procuring suitable convenience for the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. तो अब यहाँ पर सिंपल सी चीज यह है, दो पार्टी थी ए और बी, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर हम सरल भाषा में इसे बिल्कुल ही लेके चले तो मैं आपको बता देता हूँ, ए को खुद जाना था बॉम्बे या फिर अपना सामान भेजना था बॉम्बे, ठीक है, दो एग्जांपल हो जाएंगे इसके साथ। अब मान लीजिए उसको सामान अपना बॉम्बे भेजना था, ठीक है, अब उसने बी की जो शिप है उसे बुक कर लिया जो कि कलकत्ता में थी, ठीक है, और कलकत्ता से जो ए है उसको सामान अपना बॉम्बे मंगवाना था। अब वहां पर जो बी है, बी ने मना कर दिया कि मैं तो अब बॉम्बे नहीं जाऊंगा, और ए के पास मान लीजिए सुटेबल टाइम था। उसने क्या किया कि जो उस सुटेबल टाइम में अपना सामान बी की शिप से कलकत्ता से उठवाया और दूसरी शिप में कलकत्ता ही रखवा दिया। और वहां पर क्या हुआ, अब जो ए है उसके एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए, यानी पहले उसने ए बी की शिप में रखवाया सामान, तब उसके एक्सपेंसेस लगे, किराया लगा, रेंट लगा ले जाने का, फिर वापस लेके आने का, फिर दूसरी शिप थी जो उसके अंदर रखवाया उसने, और उसने एक्स्ट्रा चार्जेस मांग लिए कि आपने सडनली अब बुक की है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तब वहां पर जो ए के मान लीजिए पहले 1000 रुपए लग रहे थे, लेकिन बाद में 1500 रुपए लगे, यानी 500 एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, उसी सामान को बॉम्बे लेके जाने के लिए। पहले 1000 लग रहे थे, फिर 1500 लगे, तो वहां पर 1500 रुपीज उसके लग गए, यानी 500 रुपीज एक्स्ट्रा लगे। तो ए क्या करेगा, रिसीव करेगा एज ए कंपनसेशन किससे, बी से, जो उसको इनकन्वीनियंस हुई, उसके एक्सपेंसेस बढ़े और उसको जो डैमेज हुआ, ठीक है, उसके रूप में बी से वो पैसे वसूल करेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल है, बिल्कुल भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। डेली लाइफ में जो आप डीलिंग करते हैं उसी के अंदर अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में खास बात नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाया है। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने चीज़ों का ध्यान रखें, अपने फेवर में ही बनाएं, ताकि कल को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, और अगली पार्टी है तो उसका भी ध्यान रखें कि ताकि उसको भी ज़्यादा लॉस ना हो। तो एक एडवोकेट का यही काम होता है कि किसी भी व्यक्ति का लॉस ना हो और जस्टिस सबको मिले और डिले ना हो जस्टिस के अंदर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ है सेक्शन नंबर 73 की समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।